नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम मुजाहिद। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियां बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियां बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। लेकिन नाज़रीन, आज की जो अहम खबर है जिस पर हम तबसरा करने जा रहे हैं वो आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अबूरी राहत दी है हुकूमत के खिलाफ, यानी वक्फ बोर्ड्स को और ख़ासतौर पर मुस्लिम फरीक़ैन को। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि 73 दरख्वास्तें जो हुकूमत के ने कानून मंजूर किया है उसको चैलेंज करते हुए दाखिल की गई थी और उस पर समाअत हुई, कल भी हुई और आज भी हुई। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जो सवालात किए तो शार मेहता से, हमारे सॉलिसिटर जनरल से, उससे उनके पसीने छूट गए। और आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने वक्त मांगा, यानी बहुत ही इल्तिजा की कि मुझे वक्त दिया जाए जवाब दाखिल करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वक्त दिया, मोहलत दी और 5 मई को दोबारा समाअत मुकर्रर की गई है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यानी जो हुक्म दिया है वो ये है कि वक्फ स्टेटस में कोई तब्दीली ना की जाए और वक्फ बोर्ड और मरकजी वक्फ कौंसिल में किसी गैर मुस्लिम यानी अरकान का तकर्रुर ना किए जाएं, यानी नए तकर्रुरात ना किए जाएं और वक्फ बायलाज में भी कोई तब्दीली नहीं की जा सकती, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है। अब देखना है ये 5 मई तक ये इस पर अमलावरी की जाएगी, उसके बाद क्या होता है वो सबसे अहम बात होगी। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक वक्फ करार दी गई जायदादों का सवाल है उसे डी नोटिफाइड ना करने की भी हिदायत दे दी गई है। और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमीन की शमूलियत पर मुसलमानों ने जो एतराज़ किया था और कल सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि आया आप जो हिंदू इंडोमेंट है या हिंदू इदारे हैं उनमें मुसलमानों को बहैसियत रुकन शामिल करेंगे, ये सवाल बड़ा चुपता हुआ था और हुकूमत बौखला गई थी। तो बहरहाल इस तरह की दरख्वास्तें दाखिल हुई हैं और इस दरख्वास्तें दाखिल करने वालों में आमिर अली खां MLC भी शामिल हैं। इसी तरह हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के साथ साथ आप देखेंगे कांग्रेस के रुकन राज्यसभा इमरान प्रतापगढ़ी और जावेद अहमद रुकन पार्लियामेंट वो भी शामिल हैं। साथ ही स्टैलिन जो है MK स्टैलिन जो चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु है उन्होंने भी दरख्वास्त दाखिल की। साथ ही जमीयतुल उलमा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से भी दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं। मजलिस तामीर मिल्लत की जानिब से भी दरख्वास्त दाखिल की गई है। तो बहरहाल 73 दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उन दरख्वास्तों को एक क्लब कर दिया है, एकजा कर दिया है और उसकी समाअत जारी है और समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी गई है। तो बहरहाल हम चलते हैं नईम मुजाहिद की तरफ। लेकिन एक बात जरूर है नईम मुजाहिद साहब, आपने देखा कि रोजनामा सियासत की जानिब से खास तौर पर इज्तिमाई दुआ का जो एहतमाम किया गया था और मैं समझता हूं कि वहां पर जिस तरह लोग रोते हुए अपने रब के आगे सर बजूद हुए थे और दुआ मांगी थी कि अल्लाह तू दिलों को फेरने वाला है और वक्फ जायदादों की और मुसलमानों की तो हिंदुस्तान में हिफाजत फरमा, तो हो सकता है कि अल्लाह ने हमारी इल्तिजाओं को भी कबूल किया है। हो सकता ज़रूर है। जी जी। देखिए रियाज साहब, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का अबूरी हुक्मनामा है वो काबिले गौर है और हम उसका खैर मकदम करते हैं। जी जी। और उम्मीद करते हैं कि मुस्तकिल तौर पर उसके पर अगर हुक्म इल्तवा जारी कर दिया जाता तो बहुत अच्छी बात होगी। जी जी। ठीक है, 5 मई तक ही सही, लेकिन अबूरी हुक्मनामा जारी किया गया है, उससे पूरे मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज ने हुकूमत के सरकारी वकीला से जो चुपते हुए सवाल किए हैं वो भी मैं समझता हूँ कि काबिल सताइश है। जी जी। लेकिन क्या ये चीज़ जो आज रिमार्क किए गए हैं, जो अबूरी हुक्मनामा जारी किया गया है, मुस्तकिल तौर पर उस पर मज़ीद इल्तवा आयद किया जाएगा, हुक्म इल्तवा आयद किया जाएगा, ये ज़ेर गौर है। वैसे मैं समझता हूँ कि 5 मई मैं समझता हूँ कि उसके बाद क्या होगा ये बहुत दिलचस्प यानी सूरत हाल का यानी जाहिर करता है, मैं समझ जाहिर करता है। और एक अहम बात है, BR गवाही को आपने जैसा चीफ जस्टिस अगला बना दिया गया है और 14 मई को वो अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस है उनकी क़यादत में 6 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रही है, तो क्या वो अपनी सबकदोशी से पहले ये तारीखी फैसला देंगे? देखिए, हमने बाबरी मस्जिद का फैसला देखा है। जी जी जी। जाने से पहले जो चीफ जस्टिस थे
उन्होंने क्या फ़ैसला दिया था जी, और जी। मुसलमानों के ख़िलाफ़ कैसा फ़ैसला आया था, वो भी हमने देखा है। उन्हें किस तरह से नवाजा गया है बाद में, उसको हमने भी देखा है। मैं ये तो नहीं कर सकता कि हमें अदलिया पर और इन पर पूरा पूरा भरोसा है कि वो सच के हक़ में फ़ैसला देगा, लेकिन माजी के जो फ़ैसले दिए गए हैं उसकी बुनियाद पर ये कहा जा सकता है कि सिर्फ हुक्म इल्तवा मिल सकने की उम्मीद है। शायद देखना है वो भी मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि पहले तो आज मुस्लिम फ़रीक़ैन को खुश कर दिया गया है। जी जी जी। जितने भी लोगों ने मुकदमा दायर किए थे इसके खिलाफ, दरख्वास्त गुजार थे, उन लोगों के लिए तो राहत की बात है, सारे मुल्क के मुसलमानों के लिए राहत की बात है, वफ़ बोर्ड्स के लिए राहत की बात है, वक़्फ़ जदादों के लिए राहत की बात है। लेकिन ये राहत जो है वो सिर्फ 5 मई तक है। 5 मई के बाद क्या होगा, सवाल ये पैदा होता है। जी बिल्कुल, आपने क्योंकि आपने कहा है कि चीफ जस्टिस जो है वो 14 मई को रिटायर्ड हो रहे हैं। हमने देखा कि जाने वाले वीकला जो चीफ जस्टिस थे इससे पहले, उनके क्या फैसले थे, हमने वो भी देखा। बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे भी नाज़रीन, जैसा कि नईम वजाहत ने याद दिलाया है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मिल्कियत मुकदमे में जिस तरह का फैसला सुनाया गया, आस्था की बुनियाद पर, सारी दुनिया में कहीं पर आस्था की बुनियाद पर, फेथ की बुनियाद पर या अक़ीदे की बुनियाद पर फैसला नहीं सुनाया गया। और आप ये भी देखेंगे कि जब मुकदमे की समाअत हो रही थी, मुकम्मल समाअत के दौरान मुस्लिम फ़रीक़ के दलाइल को अदालत ने कबूल किया और जो दलाइल दिए गए थे उसे कबूल करती रही, लेकिन जब फैसले का वक्त आया तो फैसला कुछ अलग आ गया है। बहरहाल आप देखेंगे कि उसके बाद उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उनको जिस तरह नवाजने की बात नईम वजाहत ने की है, तो उससे पहले आपको बता दूं कि आज भी कई मुमताज बुकला है, कानूनदा हैं, जो ये कहते हैं कि उस चीफ जस्टिस ने हिंदुस्तान के अदलिया को पर एक बदनुमा दाग लगाया है, आस्था की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर, फेथ की बुनियाद पर फैसला देते हुए। और हो सकता है कि उस चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल किया गया होगा, हो सकता है कि उस चीफ जस्टिस पर दबाव डाला गया होगा, और आप देखेंगे कि किस तरह उन्हें रुकने राज्यसभा बना दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई अपना ईमान फरोख्त करता है, अगर कोई अपना कानून फरोख्त करता है और कानून की हुक्मरानी जो होती है उसे उसके इक़दार को गिरा देता है, तो इसका मतलब यह है कि उसने सारे कानून, सारे अदलिया को शर्मसार किया है। और साबिक़ चीफ जस्टिस ने, जो मुमताज़ कानूनदा हैं, वो ये कहते हैं कि सारे अदलिया को शर्मसार किया है, इंसाफ का कत्ल किया है, और वो उसके इनाम के तौर पर उन्हें रुकने राज्यसभा बनाया गया है। लेकिन अब देखना यह है कि जस्टिस संजीव खन्ना क्या करते हैं, अपनी मियाद से पहले कुछ फैसला सुनाते हैं या फिर आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं BR गवाई, उनके लिए ये फैसला छोड़ जाते हैं, ये मुकदमा छोड़ जाते हैं। अब देखना ये है। जी देखिए, हम ये कह रहे हैं कि हमें अदलिया पर पूरा पूरा भरोसा है। जी जी। मरकज़ी हुकूमत पर भरोसा नहीं है, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत की नीयत ख़राब थी। किसी ने वक्फ बोर्ड के क़वानीन में तरमीम करने का मुतालबा नहीं किया। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से तलाक़ सलासा को ज़बरदस्ती थोप दिया गया है, जी जी। उसी तरह ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम ख़वातीन के साथ इंसाफ किया गया है। कौन सी ख़वातीन थी मुस्लिम ख़वातीन जो वज़ीर आज़म से मुतालबा कर रही थी कि इस कानून को हटाइए बोल के? किसी ने मुतालबा नहीं किया। हाँ, चंद लोग जो BJP के खुशनुदी करने वाले हैं वो लोग कुछ किए होंगे, लेकिन उनकी तादाद से ज़्यादा, 3-4 गुना ज़्यादा ख़वातीन ने इस तलाक़ सलासा की मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुखालिफत की थी। लेकिन ये कहा गया कि मुसलमानों ख़वातीन से इंसाफ किया जा रहा है। आज तक बताइए कौन से ख़वातीन से इंसाफ किया गया? जी जी जी। अब ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की जायदादों का सही इस्तेमाल करने के लिए ये कानून लाया जा रहा है, लेकिन हुकूमत की नीयत में खोट है। किसने कहा था कि ये कानून लाएं? अगर आप कानून इसमें कुछ तरमीमात करना चाहते थे तो मुसलमानों की जो तजावीज़ थे उन तजावीज़ को गौर नहीं किया गया, एक तजवीज़ को भी कबूल नहीं किया गया। अपने जहन में, अपने एजेंडे में जो तजावीज़ शामिल थी उन तजावीज़ को शामिल करते हुए ज़बरदस्ती कानून नाफिज कर दिया गया। लेकिन हम इंडिया इत्तेहाद के उन तमाम जमातों को सलाम करते हैं जिन्होंने इस वक्फ बोर्ड के वक्फ तरमीमी के ख़िलाफ़ हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट दिया है। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा। पर नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक औक़ाफ़ी जायदादों का सवाल है तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा औक़ाफ़ी जायदादें हैं। और इस मामले में आपको बता दूं कि मॉरिशस का जो रकबा है, जुमला रकबा, उससे दुगने जो रकबा है वो हमारी औक़ाफ़ी जायदादों का है। इसके अलावा आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि
3 महकमेजात के पास सबसे ज़्यादा अराजियात हिंदुस्तान में हैं। पहला तो नंबर 1 पोजीशन पर आता है मुसल्लह अफवाज यानी जो हमारी आर्मी है, उसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। सेकेंड पोजीशन पर रेलवेज़ हैं और थर्ड पोजीशन पर अगर आप देखा जाए तो वक्फ बोर्ड्स हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जैसा कि नईम वजाद ने कहा कि हुकूमत की नीयत गंदी है, ख़राब है, बुरी नीयत है और वो चाहती है कि औकाफी जायदादों को हड़प ले। तो बहरहाल इसका सबूत ये है कि यूपीए के दौरे हुकूमत में जब वो अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी 2014 में, उससे पहले सोनिया गांधी ने मुसलमानों से वादा किया था कि मरकजी वजीर शहरी तरक्यात ने वक्फ जायदादों की तकरीबन 123 जो अहम और कीमती मौकूफ़ा जायदादें थी अपने में तहवील में ले लिया था, तो उसे हम वक्फ बोर्ड को मुंतकिल कर देंगे। चुनांचे उन्होंने अपना वादा पूरा किया और वक्फ बोर्ड को यानी यूपीए हुकूमत के ख़त्म होने से पहले ही वक्फ बोर्ड को ये जायदादें मुंतकिल कर दी गई। अब बीजेपी परेशान है और बीजेपी चाहती है किसी ना किसी तरह उन 123 कीमती जायदादों को दारुल हुकूमत दिल्ली में मौजूद हैं अपने कब्जे में ले ले, इसीलिए उसने ये काम किया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मुकेश अंबानी का जो घर है तकरीबन 21 करोड़ रुपए में वो खरीदा गया था और अब उसकी जो मालियत है 15,000 करोड़ रुपए है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कौड़ी के दाम उन्होंने ये मौकूफा जायदाद खरीदी थी। हालांकि जो जायदाद वक्फ की जाती है वो क़यामत तक वक्फ रहती है और उसे ना फरोख्त किया जा सकता है ना कुछ और किया जा सकता है, यानी मंशाए वक्फ के खिलाफ उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बहरहाल हुकूमत के जो आदाद शुमार आए हैं उससे मैं आपको बताता हूं कि तकरीबन 87 अगर आप देखेंगे कि वक्फ जायदादें जो हैं हमारे पास 87 लाख वक्फ जायदादें हैं, जिनमें से कम 13,200 कानूनी जंग का शिकार हैं और 58,890 पर कब्जे कर लिए गए हैं। इसी तरह 4,36,000 जो है अनक्लियर स्टेटस है उनका, ये कहा जा रहा है। बहरहाल इसकी जो कीमत बताई गई है नईम वजाद साहब तकरीबन 14 कुछ चिल्लर है, ये बिलियन डॉलर्स बताई गई है। अगर हिंदुस्तानी करेंसी में उसे कन्वर्ट किया जाए तो मैं बताता हूं कि ये रकम होती है 1,95,193,972,000 रुपये होते हैं। देखिए बहुत बड़ा ये जो रकम आपने बताई बहुत बड़ी रकम है। जी हाँ। अगर ये रकम इसकी जो मालियत है अगर वक्फ बोर्ड्स को मिल जाए, मुसलमानों को मिल जाए, तो मुसलमानों को हुकूमत पर इन्हिसार करने की ज़रूरत नहीं है अपनी तरक्की, तालीम, सेहत और दूसरे मामलात के लिए। लेकिन हुकूमत नहीं चाहती। आप बता दूं रियासत साहब, आपको देख लीजिए तेलंगाना हो या फिर आंध्र प्रदेश हो या मुल्क के दूसरी रियासतों में हो, वक्फ जायदादों के जो मामलात है वो हुकूमत से 90% टकरा रहे हैं। जी। महकमे माल और वक्फ बोर्ड के दरमियान तकरार चल रही है। अगर हुकूमतें चाहती तो दोनों को एक टेबल पे बिठा के मसले को हल करा सकती थी। बिल्कुल। लेकिन हुकूमतें नहीं चाहती, इसको कोर्ट के पास अदालत से रुजू किया जा रहा है और अदालत कभी कभी वक्फ बोर्ड के हक में भी फैसला आ जाता है तो हुकूमत उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रही है। कोई भी हुकूमत उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रही है और वहाँ पर नाकामियाँ हो रही हैं। अगर अब नया जो कानून बनाया गया है, अगर कलेक्टर्स को पूरे पावर्स दे दिए जाते हैं तो मैं समझता हूं कि वक्फ बोर्ड के जो भी दावे हैं उन दावों को मुस्तरद कर दिया जाएगा और सारी की सारी ज़मीन सरकारी करार दे दी जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा। और आप देखेंगे कि जहाँ तक औकाफ़ी जायदादों का सवाल है, आज हिंदुस्तान में तकरीबन 31% औकाफ़ी जायदादें तेलंगाना में हैं जी, हिंदुस्तान की जो जुमला जायदादें हैं। जबकि पंजाब में देखेंगे 1947 के बाद जो तकसीम हुई थी उसके बाद बहुत ज़्यादा औकाफ़ी जायदादें मंजर आम पर आई थी। 75,965 जो वहाँ मौकूफ़ा जायदादें थी उनमें आधे पर तो कब्जा हो गया है। अब क्या तेलंगाना में नहीं हुआ है? जी हाँ बिल्कुल, तेलंगाना में भी कब्जा हो गया। और कैसे कैसे कीमती, आप बता दूं आपको, गैरों के साथ साथ इन कब्जों में हमारे अपने भी लोग शामिल। बिल्कुल सही कहा है आपने। हम सिर्फ किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते। हम भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। जी। अच्छा, और ये बताइए, हमारे पास अब वो जो नया कानून लाया गया है वो कानून वक्फ जायदादें जो मुख्तस की गई हैं वो मंशा वक्फ के तहत की गई हैं। जी हाँ। वो मंशा वक्फ के तहत जो जायदादें मुख्तस की गई हैं उसी मंशे के तहत उसको उस पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हमने देखा है कि आज़ादी के बाद से आज तक वक्फ जायदादों से कितने मुसलमानों को फायदा गया, ये भी एक सवाल पैदा होता है। मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, सिर्फ उनको ही फायदा, दलालों को फायदा हुआ है। और जो लोग जो मुतवलियाँ हैं उन हम देख रहे हैं कि कई उन लोगों में झगड़े हैं, आपस में इख्तलाफात है, उन लोग भी फरोख्त कर रहे हैं। जी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हुकूमत है या फिर सियासी कायदीन है, हमारे भी अपने उसमें शामिल है बराबर के। जी। हमने देखा है कि कई मसाजिदों को तोड़ दिया गया है,
अब कई देखिए, कई वक्त जायदादों पर कब्जे कर लिए गए हैं। जी हाँ, जी हाँ, कोर्ट में हम जीत के आने के बावजूद भी हमारे हाथ में नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। और हमने देखा है कि कई वक्त जायदादों का हमारे पास रिकॉर्ड भी नहीं है। अच्छा, अंदर खुद आप तेलंगाना वक्फ बोर्ड में देखिए कि केसीआर के दौरे हुकूमत में वहाँ वो आते हैं, कुछ लोग आते हैं, मतलब सरकारी जो लोग आते नहीं हैं, नहीं, फिर चीफ वहाँ मिनिस्टर से की हिदायत पर हाँ हिदायत फाइल्स पर ले जाते हैं। क्यों मुकफ़ल ले कर जाते दिया हैं गया। भाई, क्यों ले जाते हैं, किस लिए ले जाते हैं? अच्छा, ये कौन पूछेगा? जी जी, फिर अगर ले गए हैं तो उसका क्या किया गया है? जी जी। कभी कान जो खुश करने की बात करते हैं, क्या उन्होंने पूछा कि आखिर ये फाइलें कहाँ जा रही हैं? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने असेंबली में पूछा तो हाँ, सही है। तो क्या जवाब आया? वो हाँ। जवाब तो कुछ भी नहीं है। क्या आपको मालूम है ना, हुकूमत के हर जवाब, जी जी, हर सवाल का जवाब हुकूमत के पास से नहीं आता। जी जी, खाली ये लोग ये सवाल करके ये समझते हैं कि हमने अपना हक अदा कर दिया है। जी जी, बस अखबारात में न्यूज़ां छप जाती हैं, उसको ये कहा जाता है कि हमने अक़लियतों के ख़िलाफ़, वक़्त के नाजिज़ क़ाबिज़ीन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, लेकिन होता कुछ नहीं है। जी जी। तो बहरहाल नाज़रीन, ये जो औक़ाफ़ी जायदादों का सवाल है, ठीक है, रिमार्क्स तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे किए, सवालात तो बहुत अच्छे किए, लेकिन आपने देखा कि बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि मिल्कियत मुकदमे में भी अदालत ने पहले तो मुसलमानों के जो दलाइल थे उस बारे में बहुत अच्छा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया, और उसके बाद आप देखेंगे फ़ैसला आस्था की बुनियाद पर आ जाता है और हिंदुस्तान का जो कानून है उस पर एक धब्बा लग जाता है, उस पर दाग लग जाता है, जबकि हम कानून का एहतराम करते हैं। लेकिन अगर कानून इस तरह इंसाफ करने लगे, जो जजेस जो बैठते हैं इस तरह इंसाफ करने लगे आस्था की बुनियाद पर, तो मैं समझता हूं कि वो सिवाय कानून को, अदलिया को शर्मसार करने और उसे बदनाम करने के कुछ नहीं कर सकते। तो बहरहाल हमने जैसा कि आपको बताया है कि चलो ये फिल वक्त इब्तिदा तो अच्छी हुई है, अब देखना ये है कि 5 मई को क्या होता है। जी जी, नहीं देखिए, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि अदलिया हमारे हक़ में फ़ैसला देगा, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत ने जो क़ानून बनाया है वो गलत है। जी जी, सिर्फ़ और सिर्फ जब से बीजेपी मरकज़ में आई है, मुसलमानों के फलाह बहबूद, तरक्की, तालीम, माशी तरक्की के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। मुस्लिम बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। छोटे छोटे जो कारोबार करने वाले मुस्लिम तबक़ात है उन्हें ख़ुद रोज़गार के लिए कोई नई स्कीमात का ऐलान नहीं किया गया। लेकिन हमारे पास जो जो चीज़ें थीं उसको छीन लेने की कोशिश की गई, जिसमें कश्मीर का जी आर्टिकल 370 है, जी जी। ख़ुसूसी मराहत को पूरा बर्खास्त कर दिया। अब देखिए, मुस्लिम दुश्मनी में ये हुकूमत जिस कदर आगे जाएगी कि वो एक साथ सिविल कोड भी ला सकती है। अब नेक्स्ट टारगेट वही रहेगा ना। जी जी, जी हाँ जी। अब क्योंकि मोदी की 75 साल हो रहे हैं, जी हाँ जी, सितंबर में। जी हाँ जी। अब बीजेपी का तो एक रूल है, 75 साल तक जो कायद पहुंच जाते हैं उन्हें मार्गदर्शक मंडल में जी शामिल भेज किया दिया जाएगा। जाता है। तो अब जी। उससे पहले क्या होगा ये देखने वाली बात है। बहरहाल हम आपको हैदराबाद लिए चलते हैं, और हैदराबाद में ऐसा लगता है कि प्रदेश कांग्रेस की जानिब से एक ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया था ईडी के खिलाफ, और उस इजलास में या उसके एहतजाजी मुजाहरे में आप देखेंगे कि ईडी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद के नारे बुलंद किए जा रहे थे, और ये कहा जा रहा था कि ईडी हुकूमत के इशारों पर नाच रही है। दरअसल इस सिलसिले में हम बात करते हैं नईम बजाज से कि आखिर वहाँ क्या क्या हुआ है। और वैसे भी आपको बता दूँ कि कई अहम कायदीन वहाँ मौजूद थे, जिसमें MLC आमिर अली खान ने भी शिरकत की और अपना एहतजाज दर्ज करवाया। जी देखिए, ईडी ने अपनी चार्जशीट पेश कर दी है। सोनिया गांधी को मुलजिम नंबर 1 यानी नेशनल हेराल्ड केस में, नेशनल हेराल्ड, जी जी, और राहुल गांधी को मुलजिम नंबर 2 बनाया गया। मैं समझता हूँ कि जब जब मुल्क में अपोजिशन मुस्तकम होती है या इंतखाबात करीब आते हैं तो मरकज़ी हुकूमत असल मौज़ूआत से अवामी तवज्जो हटाने के लिए ऐसे सियासी हथकंडे इस्तेमाल करती है। जी जी, हमने अब तक 10 साल 11 साल के दौरान ऐसे कई वाक़यात को हमने देखा है। आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करना नहीं है, ये वो ख़ानदान है जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, जानी माली हर चीज़ की तरह कुर्बानियाँ दी हैं, जेल की सोबतें बर्दाश्त की है, पुलिस की लाठीचार्ज का शिकार हुए हैं। हमने देखा कि इंदिरा गांधी ने अपनी जान गंवाई है, राजीव गांधी ने अपनी जान गंवाई है। ऐसे ख़ानदान के ख़िलाफ़ जिस तरह से इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन को डराने धमकाने की एक कोशिश है। जी जी, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने सारे हिंदुस्तान में कल भी एहतजाज किया था, आज भी एहतजाज किया गया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से ईडी के दफ्तर पर आज एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। जी जी, जिसमें आपने कहा कि तमाम कई वज़रा, PCC प्रेसिडेंट, अरकान पार्लियामेंट, अरकान राज्यसभा, अरकान असम्बली, अरकान कानून साज कौंसल, जिसमें आमिर अली खान भी थे, जी जी, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अटेंशन डाइवर्शन की कोशिश। जी जी जी, यहाँ तवज्जो हटाकर अहम मसाइल से।
तो बहरहाल नाज़रीन, ये बहुत ही अहम खबर रही है और मैं समझता हूँ कि जिस तरह ममता बनर्जी कहा कि बीजेपी के पास ऐसा वॉशिंग मशीन है जिसमें दागदार जो लोग होते हैं वो डाल दिए जाते हैं और जब वो निकलते हैं तो बिल्कुल साफ़ सुथरे निकलते हैं, यानी उनके जिस्म पर दाग नहीं रहता, लेकिन उनकी रूह पर, उनके ज़मीर पर बड़े बड़े दाग होते हैं जो बहुत कम लोगों को दिखाई देते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक ममता बनर्जी का सवाल है, ममता बनर्जी ने मोदी से कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्यों शर्म आनी चाहिए मोदी जी को? उन्होंने कहा कि आप दोगले हैं, दोगलेपन का मुजाहरा करते हैं, हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ आपका रवैया अलग होता है और अब जब अरब ममालिक जाते हैं तो वहाँ आपका रवैया बिल्कुल अलग होता है। उनसे गले मिलते हैं, ज़बरदस्ती बगलगीर हो जाते हैं, मुसाफिया करते हैं, वहाँ के आला एज़ाज़ात हासिल करते हैं, और जब हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात आती है तो उनके साथ आप जानिबदाराना और मुतासिबाना किरदार या रवैया इख्तियार करते हैं। उन्होंने मोदी जी को खबरदार किया कि मोदी जी अमित शाह पर कंट्रोल रखिए, क्योंकि अमित शाह हिंदुस्तान को नाकाबिले हद तक नुकसान पहुंचा रहे हैं जिसका तस्वुर भी नहीं किया जाता। सिर्फ अपने ज़ाती मफादात के लिए और सियासी मफादात की तकमील के लिए वो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि ममता बनर्जी जो बात करती हैं, ऐसा लगता है कि मोदी जी को झिझोड़ कर रख देती हैं। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि हम वक्फ तरमीमी बिल को मगरबी बंगाल में कबूल नहीं करेंगे। जी जी। उसी तरह तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने भी ऐलान कर दिया जी हाँ। कनाडा के चीफ मिनिस्टर ने भी ऐलान कर दिया है। मैं ये चाहता हूँ जिस तरह से बीजेपी की चंद 5-6 रियासतें ऐसी हैं जी जी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है कि हम इस कानून के हक में हैं। जी हाँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह स्टालिन भी इस फरीक है, उसमें फरीक है, उसी तरह जिन रियासतों में कांग्रेस की हुकूमत है, 3 रियासतों में है, कांग्रेस की रियासत हुकूमतें भी फरीक बन सकती हैं। बिल्कुल बन सकती है, बनना चाहिए। अगर ऐसा बनते हैं तो मैं समझता हूँ कि मुसलमानों का एतमाद कांग्रेस पे और बढ़ जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस ने इसकी मुखालिफत नहीं की है। कांग्रेस ना सिर्फ मुखालिफत की है बल्कि इंडिया इत्तेहाद को इसमें शामिल करने में अहम रोल अदा किया है। जी जी, आपने बहुत अच्छी बात की। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि जिन 3 रियासतों में कांग्रेस की हुकूमत है उसको भी फरीक बनना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। अब जैसे तेलंगाना है, कर्नाटक है और झारखंड में भी है, हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल 3 रियासतों में कांग्रेस की हुकूमत, झारखंड में इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत। जी जी। तो जैसा पंजाब की भी हुकूमत है, तमिलनाडु ने क्या, जी जी, आम आदमी पार्टी से तो मैं कोई उम्मीद नहीं रखता। जी जी जी। नहीं, मैं समझता हूँ 5 रियासतें कम से कम दे सकती हैं, जैसा बीजेपी की 6 रियासतों ने किया है, कर सकती हैं, लेकिन क्यों नहीं किया गया ये सोचने वाली बात है। लेकिन हम इस प्लेटफॉर्म से ये बता सकते हैं ना। जी जी जी। तो बहरहाल नाज़रीन, ये ममता बनर्जी की बातें हमने आपको सुनाई कि किस तरह उन्होंने मोदी हुकूमत को ललकारा है, मोदी को ललकारा है, अमित शाह को ललकारा है, उन्हें शर्म दिलाई है कि आप हिंदुस्तान को तकसीम कर रहे हैं, इस तरह के बिल्स के ज़रिए मुस्लिम मुखालिफ बिल्स ला रहे हैं और ख़ास तौर पर अपने सियासी मफादात की तकमील के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क को तकसीम कर रहे हैं आप लोग, इस तरह की उन्होंने बात की है। लेकिन रियासत आपको बता दूँ, जी जी, एक ममता बनर्जी ऐसी चीफ मिनिस्टर है जी जी, जो हमेशा मुसलमानों के हक में बात की है, कोर्ट से भी रुजू हुई है, कुछ भी करी है। लेकिन दूसरे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं जो सिर्फ बात करते हैं सेकुलरिज्म की, मुसलमानों की, जैसा मैं आम आदमी पार्टी की बात जी हाँ, उसने कभी भी मुसलमानों की तरह हमें नहीं किया। अब बताया जा रहा है कि जगन जब तक हुकूमत में थे उन्होंने कहा था कि इस्लामी बैंक कायम करूँगा, जी जी, कुछ नहीं किया। मोदी हुकूमत के जितने भी फैसले थे पूरी तायद की। जब वक्फ तरमीमी बिल का मसला आया तो पार्लियामेंट में बीजेपी की तादाद है, अक्सरियत है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की वजह से अक्सरियत थी। जी जी। तो पार्लियामेंट में जगनमोहन रेड्डी की पार्टी ने खिलाफ वोट दिया, जी जी, बिल के। राज्यसभा में कम तादाद थी, वहाँ पर तायद में वोट दिया। कितनी अफसोस की बात है। इसीलिए 128-95 का फर्क है। अफसोस की बात है, ये एक दिखावा है, एक मैं समझता हूँ कि तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी एक ऐसी कायद है जी जी, जो हमेशा डंके की चोट पे आगे रही है और हमेशा वो उसने जो बात की है उस पर अमल करके दिखाया। बहरहाल नाज़रीन, एक शॉकिंग न्यूज़ है, बहुत ही मैं समझता हूँ कि कोटा से ये न्यूज़ आ रही है। वहाँ पर डॉक्टर्स ने, मनीष जख्मी होता है तो जगदीश का ऑपरेशन कर देते हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, मोदी की हुकूमत में क्या हो रहा है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि जो हमारी मेडिकल फील्ड है उसका क्या हालात है। इसलिए ये कहा जाता है कि नीट में जिस तरह की बदनामियाँ लास्ट टाइम हुई थी, लास्ट ईयर हुई थी, हो सकता है कि अगर इस मरतबा भी हो जाएँ, और ख़ास
खासतौर पर बीजेपी से उसका ताल्लुक बताया गया था, उन बदगुमानियों का। तो आपको ये बता दें कि कोटा के मेडिकल कॉलेज में एक लड़का यानी जख्मी होकर जाता है और उसका बाप जो यानी वो पैरालाइज्ड हो चुका था, यानी फालिज से मुतासिर था, वो ऑपरेशन थिएटर के बाजू बैठता है, यानी बाहर इंतजार करता है। तो डॉक्टर्स उसे पकड़ कर ले जाते हैं और उसका ऑपरेशन कर देते हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कि बेटा जख्मी हुआ और बाप का ऑपरेशन, कितनी अफसोस की बात है। लेकिन हम ये ऑपरेशन की कोई बुरी बात तो नहीं हुई है, लेकिन खतरनाक बात तो योगी के जिनके बारे में ममता बनर्जी भोगी कहते हैं जिन्हें, तो बहरहाल सबसे बड़े भोगी यानी योगी के बारे में बात करता हूं मैं, ये तो उन्हें भोगी नहीं कह सकता, ममता बनर्जी ने ये बात कही है। तो बहरहाल उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि 11 साल गूंगी और बहरी लड़की की इज्तिमाई इस्मत रेजी हुई है और उस लड़की के रूह को इस तरह मजरूह किया गया है कि आज वो कुछ बताने से खासिर है। एक तो बेचारी क़ुव्वत गोयाई से महरूम है, क़ुव्वत समाज से महरूम है और उस पर यह जुल्म हुआ है। और आपको ये बता दूं कि पुलिस ने 24 साल मुलजिम दान सिंह को गिरफ्तार करने जब वहां पहुंची तो उसने पुलिस पर ओपन फायर कर दी, पुलिस ने भी फायर की और वो जख्मी हो गया। तो आप अंदाजा कीजिए कि अगर कोई अक़लियती नौजवान होता तो क्या होता। आप ये बताइए, वाराणसी में एक वाक़या हुआ था। जी जी। वज़ीर आज़म ने उसकी रिपोर्ट तलब की थी जी। लेकिन आपको बता दूं, वाराणसी मोदी का हल्का है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, खाली बात नारे दिए जाते हैं, लेकिन आज हमने देखा कि हाथरस का वाक़या क्या हुआ है। जी हाँ, जी हाँ, सबके सामने है। जी जी। बीजेपी सिर्फ वावेला मचाती है, जी जी, लेकिन अमली काम नहीं करती है। उसको ना एससी तबक़ात से मोहब्बत है, ना एसटी तबक़ात से मोहब्बत है, ना बीसी तबक़ात से मोहब्बत है। किसी हिंदुओं से भी मोहब्बत नहीं है, मैं समझ। सिर्फ और सिर्फ सियासत से मोहब्बत है। अपनी सियासी जीत के लिए वो किसको भी कुर्बान कर सकती है। बिल्कुल सही कहा है। बहरहाल इसी सही बात के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम मजाद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।